चाह रहे हैं along यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल है तो इट मीन्स के पाथ जो है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ये क्लोज्ड है। यूनिट सर्कल को हम स्केच किस तरह करते हैं, इसका सेंटर जो है 0 होता है यूनिट सर्कल का, और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट तक जो है हम इसको स्केच करते हैं, यानी इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट होता है। सो एफ ऑफ जेड यहाँ पे हमने नीचे लिखा है कि सिंस e टू द पावर z इज एनालिटिक। देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरह नहीं कहेंगे कि e टू द पावर z एनालिटिक है सो इसका इंटीग्रेशन हमेशा इक्वल टू 0 है। इसको आपने पहले शो भी करना होगा कि e टू द पावर z एनालिटिक है या नहीं है। अगर e टू द पावर z एनालिटिक है, अगर ये काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन एनालिटिक है। पाथ जो है वो क्लोज पाथ है, तो तब जाके आप लिख सकते हैं कि सिंस e to the power z is analytic in this domain, so according to Cauchy integral theorem, the integration of this function e to the power z along a unit circle is equal to 0, can be verified by also path dependent method। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये इंटीग्रेशन चेक करना चाहते हैं कि ये इक्वल टू 0 आता है, तो आप जो पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन का हमने मेथड जो डिस्कस किया था, जिसमें हम z को पैरामीटराइज करते थे, f ऑफ z को पैरामीटराइज करते थे, और फिर f ऑफ z ऑफ t डॉट z डॉट ऑफ t को हम कैलकुलेट करते थे, उससे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सो काशी इंटीग्रल थ्योरम का ये एडवांटेज है यहाँ पे कि अगर हमें फंक्शन का पता चल जाए कि फंक्शन एनालिटिक है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे, और आप इसको क्लोज पाथ के इलांग जो है, और वो क्लोज पाथ जो है वो इस डोमेन के अंदर ही हो, उस पे आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ये इंटीग्रेशन हमेशा इक्वल टू 0 होता है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। सिमिलरली cos z जो है, दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन, यूनिट सर्कल पे ये एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि यूनिट सर्कल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसपे ये फंक्शन हमें अनडिफाइंड मिल जाए, सो इसका इंटीग्रेशन भी इक्वल टू 0 आएगा। अब एक और जो थर्ड एग्जांपल है वो एक्चुअली क्या है, 1/z² + 4। अब यहाँ पे जो है नीचे z² + 4 आ रहा है। z² + 4 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इस सब फंक्शन का कोई सिंगुलरिटी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और वो सिंगुलरिटी पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे z² + 4 0 आ जाए। सो इसका सिंगुलरिटी मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी फंक्शन की जो सिंगुलरिटी है उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन ऑफ z होता है, जिस तरह यहाँ पे z² + 4 है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें और यहाँ से z की वैल्यू निकाल दें, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। सो z² + 4 इज इक्वल टू 0 और z² इज इक्वल टू -4, या दोनों साइड पे आप अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा z इज इक्वल टू +-2 आयोटा। सो इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू 2 आयोटा पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, z इज इक्वल टू -2 आयोटा पे भी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। सो दीज आर द सिंगुलरिटी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन 1/z² + 4। एफ ऑफ जेड जो है ये इन दो पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, अब आपने देखना है कि ये जो पॉइंट्स जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जिस पे फंक्शन अनडिफाइन आता है, क्या ये इस पाथ के अंदर यानी इस डोमेन के अंदर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 2 आयोटा की बात करें या -2 आयोटा की बात, यहाँ पे हमारा जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है वो है यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल है। जो सिंगुलरिटी पॉइंट है 2 आयोटा या -2 आयोटा, क्या ये इस यूनिट सर्कल के अंदर है, तो 2 आयोटा जो है यहाँ पे वाई एक्सिस पे 2 यूनिट तक जो है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है 2 आयोटा, यहाँ पे 2 आयोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 आयोटा है तो 2 आयोटा इससे ऊपर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस आयोटा है तो -2 आयोटा यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिंगुलरिटी पॉइंट जो है, जिस तरह यहाँ पे 2 आयोटा है या -2 आयोटा है, ये यूनिट सर्कल से बाहर आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन यूनिट सर्कल पे एनालिटिक है। इससे बाहर चूंकि हमारा डोमेन नहीं है, उसमें हम इसको नहीं देख रहे, हम जस्ट यूनिट सर्कल में इसको देखना चाह रहे हैं। सो द फंक्शन 1/z² + 4 is analytic on the unit circle, and thus by using the Cauchy integral theorem we can write 1/z² + 4 dz is equal to 0। देखें यहाँ पे याद रखें, अगर आप इस फंक्शन को यूनिट सर्कल पे देखना चाह रहे हैं तो यूनिट सर्कल पे ये फंक्शन एनालिटिक है, और इसका जो इंटीग्रेशन है अलोंग द यूनिट सर्कल वो इक्वल टू 0 आएगा। अब अगर यहाँ पे लेट्स सपोज जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है जो c है, इसको अगर हम चेंज कर दें और या हम ये कह दें कि यहाँ पे यूनिट सर्कल नहीं है बल्कि अ सर्कल हैविंग सेंटर एट द ऑरिजिन एंड रेडियस 3, ठीक है, रेडियस 3 अगर हम ले लें
तो रेडियस 3 जो है एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट तक जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे 3 यूनिट तक जाएगा, वाई साइड पे जो है 3 यूनिट तक जाएगा, यानी 3 आयोटा तक जाएगा, और नीचे -3 आयोटा तक आएगा। तो एक यहाँ पे जो है सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 3 होगा। और अगर आप एग्जैक्टली इसी फंक्शन को उस सर्कल पे जिसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन हो और उसका रेडियस 3 हो, तो फिर ये फंक्शन जो है ये इस पे एनालिटिक नहीं होगा, और फिर 2 आयोटा सर्कल के दरमियान में आएगा, -2 आयोटा जो है डोमेन के दरमियान में यानी सेंटर इस सर्कल के अंदर आएगा, और फिर आप जो है इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। सो ये जो है इस सी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे चूंकि यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल पे जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है वो यूनिट सर्कल से बाहर है, सो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन एनालिटिक है ऑन द यूनिट सर्कल, और इसका इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू काशी इंटीग्रल थ्योरम ये इक्वल टू 0 ही आएगा। क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 30 तक ये 10 क्वेश्चन जो है 14.2 एक्सरसाइज जो बुक मैंने अपलोड किया वहां से आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है काशी इंटीग्रल फार्मूला। काशी इंटीग्रल फार्मूला के यहाँ पे दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। काशी इंटीग्रल फार्मूला का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, then for any point z naught in D and any simple closed path C in D that encloses z naught, then f of z divided by z minus z naught integration along this curve C is equal to 2 pi iota, एंड दिस जो न्यूमरेटर में फंक्शन एफ ऑफ जेड आता है एफ ऑफ जेड नॉट, यानी वो सिंगुलैरिटी पॉइंट यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दें। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको नजर आ रहे हैं एफ ऑफ जेड, नीचे जो है जेड माइनस जेड नॉट है, जेड माइनस जेड नॉट के अलावा यहाँ पे जो फंक्शन है अगर ये एनालिटिक है किसी डोमेन पे सिंपली कनेक्टेड डोमेन यहाँ पे जो टी नजर आ रहा है फिगर में, देन फॉर एनी पॉइंट जेड नॉट इन टी, कोई भी पॉइंट जेड नॉट इन डी एंड एनी सिंपल क्लोज्ड पाथ सी एंड डी, कोई भी सिंपल क्लोज्ड पाथ जो इस पॉइंट जेड नॉट को इनक्लोज कर रहा हो, इस पे जो है इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, f of z divided by z minus z naught into dz is equal to 2 pi iota into f of z naught। अब अगर आप देखें यहाँ पे कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे जो ओवरऑल फंक्शन है ये f of z डिवाइडेड बाय z माइनस z naught, हम इसकी एनालिटिसिटी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि if f of z is analytic, यानी ऊपर जो न्यूमरेटर में यानी z माइनस z naught के अलावा जो फंक्शन है वो अगर एनालिटिक हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे z की जगह अगर मैं z नॉट को पुट करूंगा तो z नॉट माइनस z नॉट जो है ये आपको 0 देगा, और ये पूरा जो फंक्शन है ये नॉन एनालिटिक बनेगा। लेकिन z माइनस z नॉट के अलावा जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ z, इसका एनालिटिक होना जरूरी है। और अगर ये एनालिटिक है और नीचे इस तरह की कोई सिंगुलैरिटी आ रही z माइनस z नॉट, और ये जो z नॉट है ये इस सर्कल जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इसके दरमियान में आ रहा है, इस यानी इसको इनक्लोज कर रहा है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हमेशा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट की इक्वल है। किस तरह हम इसको लेके चलेंगे, जस्ट अ मिनट में ये चार्ट लगा दूं।
फार्मूला के थ्रू अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, एग्जांपल है इंटीग्रेट द फंक्शन e टू द पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 along the curve C any contour closing z naught is equal to 2। यानी यहाँ पे जो z naught is equal to 2 है वो जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है C कंटूर ये इसको इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, z naught is equal to 2। और अगर आप देखें यहाँ पे z naught is equal to 2 जो है, अगर आप z की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2 आएगा, 0 जनरेट करेगा। फंक्शन जो है ये पूरा जो फंक्शन है ये नॉन एनालिटिक बनेगा। लेकिन ऊपर जो z माइनस z नॉट के अलावा जो फंक्शन है e टू द पावर z जो न्यूमरेटर में आपको नजर आ रहा है ये एनालिटिक है। इसका हमें पता है कि दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑन थ्रू आउट, यानी इंटायर इसको फंक्शन हम कहते हैं। अगर एक फंक्शन जो है वो और जो है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो तो उसको हम इंटायर फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ z आपका e टू द पावर z है, नीचे z माइनस कर रहे हैं। सो यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 जो है ये सिंगुलैरिटी पॉइंट है और हम अलोंग क्लोज कर उस c कंटूर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये c जो है ये इस 2 को इनक्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में कहा है कि एनी कंटूर क्लोजिंग z नॉट इज इक्वल टू 2। देखें अब अकॉर्डिंग टू काशी इंटीग्रल फार्मूला अगर आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना होगा कि e टू द पावर z एनालिटिक है। यस, e टू द पावर z इज एन एनालिटिक फंक्शन। z नॉट इज इक्वल टू 2, ये इस z नॉट इज इक्वल टू 2 जो है ये इस डोमेन के अंदर आ रहा है, यानी c के अंदर है, ये c जो है इसको इनक्लोज कर रहा है। सो इस पे हम जो है यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लिखा है कि सिंस लेट g ऑफ z जो आपका ओवरऑल फंक्शन है e टू द पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 2, लेट सपोज अगर इसको हम डिनोट करें g ऑफ z से, सिंस व्हेन z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies that z नॉट इज इक्वल टू 2, यानी z की वैल्यू 2 आती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप सिंगुलैरिटी पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं तो आप जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है यहाँ पे इसको आप इक्वल टू 0 ले ले, वहां से आप z की वैल्यू निकाल दें, वो आपकी सिंगुलैरिटी होती है। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट भी पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसको z नॉट को फिर फाइंड नहीं कर सकते। बेहतर जो है इसका स्टेप ये कि आप एक साइड पे जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 ले लें और वहां से z की वैल्यू निकाल लें। सो z नॉट इज इक्वल टू 2 यहाँ पे सिंगुलैरिटी है। अब f ऑफ z क्या है? फ्रॉम 2 एंड 1, फ्रॉम 2 एंड 1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास ये इंटीग्रेशन गिवन है और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास g ऑफ z है। यहाँ पे फंक्शन f ऑफ z क्या है? फंक्शन f ऑफ z जो है ये e टू द पावर z है। अब काश इंटीग्रल फार्मूला आप इस पे अप्लाई करें, क्योंकि ये सारे जो काश इंटीग्रल फार्मूला के उसने कहा था कि f ऑफ z अगर एनालिटिक है और कोई सिंगुलैरिटी पॉइंट है वो उसको जो है वो कंटूर इनक्लोज कर रहा हो तो फिर जो है आप काश इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इंटीग्रेशन e टू द पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 2, इसका जो इंटीग्रेशन है ये आएगा 2 पाई आयोटा अकॉर्डिंग टू काश इंटीग्रल फार्मूला इनटू f ऑफ z एट z इज इक्वल टू z नॉट। अब यहाँ पे जो आपका f ऑफ z है ये e टू द पावर z है और e टू द पावर z में z नॉट की वैल्यू पुट कर दें और z नॉट सिंगुलैरिटी पॉइंट है जो यहाँ पे 2 है। सो e टू द पावर z नॉट आ जाएगा और e टू द पावर z नॉट की वैल्यू 2 है। सो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा e टू द पावर 2। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, होल फंक्शन e टू द पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 2। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें z क्यूब माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2z माइनस आयोटा, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था और उसने नीचे दिया है कि वेयर c इज एनी क्लोज कंटूर कंटेनिंग z नॉट इज इक्वल टू आयोटा बाय 2। ठीक है, z नॉट इज इक्वल टू आयोटा बाय 2 को क्लोज कंटूर c जो है वो इनक्लोज कर रहा है। यानी लेट्स सपोज अगर यहाँ पे z नॉट है तो ये c है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको देखना है कि यहाँ पे सिंगुलैरिटी पॉइंट क्या बनती है और f ऑफ z क्या बनती है, और उसके बाद जो है आपने देखना है कि क्या हम इस पे अब काश इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो g ऑफ z जो ओवरऑल आपका फंक्शन है इसको हमने कहा g ऑफ z विच इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2z माइनस आयोटा। अब याद रखें डायरेक्ट आप ये ना कहें कि यहाँ पे न्यूमरेटर में z क्यूब माइनस 6 है तो ये हमारा फंक्शन f ऑफ z है। नो, यहाँ पे नीचे जब आप z माइनस z नॉट वाला फॉर्म बना लेते हैं
उसके बाद आप जो है z माइनस जेड नॉट के अलावा जो आपका फंक्शन बनता है वो एफ ऑफ जेड बनेगा। सो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको नहीं कहा कि z क्यूब माइनस 6 जो है ये एफ ऑफ जेड है, बल्कि यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया। इससे अगर आप 2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, z माइनस अयोटा बाई 2, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो ये z माइनस अयोटा बाई 2। अब यहाँ पे ये फॉर्म बन रहा है, नीचे आप देखें z माइनस अयोटा बाई 2 फॉर्म बन रहा है या z माइनस जेड नॉट बन रहा है। अब इस z माइनस जेड नॉट के अलावा जो भी यहाँ पे फंक्शन बचता है ये आपका एफ ऑफ जेड बनेगा। सो एफ ऑफ जेड आपका यहाँ पे, इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, z क्यूब माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 ओवर z माइनस अयोटा बाई 2। सो z माइनस अयोटा बाई 2 जो डिनोमिनेटर में है, उसके अलावा आप फंक्शन को देखें तो ये आपका फंक्शन z क्यूब माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 बनता है, एंड दिस इज योर एफ ऑफ जेड। सो ये आपका एफ ऑफ जेड है, और सिंगुलैरिटी पॉइंट क्या है, z नॉट इज इक्वल टू z नॉट माइनस अयोटा बाई 2 इक्वल टू 0, और z नॉट इज इक्वल टू अयोटा बाई 2, क्योंकि z नॉट इज इक्वल टू अयोटा बाई 2 भी जो है ये 1 ओवर 0 यहाँ डिफाइन आता है, फंक्शन नॉन एनालिटिक बनता है। सो दिस इज द सिंगुलैरिटी पॉइंट। सो सिंगुलैरिटी पॉइंट का पता चल गया, फंक्शन का भी हमें पता चल गया, और ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं विच, और ये सिंगुलैरिटी पॉइंट इनसाइड सी भी लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने यही कहा है कि दिस क्लोज कंटूर सी कंटेनिंग z नॉट इज इक्वल टू अयोटा बाई 2, यानी सी जो है इस सब पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट का इंटीग्रल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर मैंने लिखा है एफ ऑफ जेड जो है यहाँ पे z क्यूब माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 है, और नीचे मैंने z माइनस जेड नॉट लिखा है, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अयोटा इनटू एफ ऑफ जेड नॉट यहाँ पे अयोटा बाई 2 है, तो फंक्शन में जो है z की जगह आप जस्ट अयोटा बाई 2 को रिप्लेस करें, तो ये बनेगा अयोटा बाई 2 क्यूब माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अयोटा दरमियान में जो है यहाँ पे अयोटा क्यूब है, तो अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, 2 क्यूब है माइनस 6, और आप ये पाई अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पाई बाई 8। पाई बाई 8 किस तरह आएगा, ये अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 जो है वो इस माइनस 1 को प्लस बना देगा, तो यहाँ पे जस्ट पाई बाई 8 रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6 पाई अयोटा रह जाएगा। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन। एंड सिमिलरली ये एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन एक गिवन है z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन नीचे इसके साथ जो पाथ ऑफ करो है या कंटूर है, डिफरेंट करो उसने दिए हैं, तो उसने कहा है कि आप जो है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, नंबर 1 along this करो, एंड देन नंबर 3 बोथ सिंगुलैरिटी z नॉट इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 डज नॉट लाइज इनसाइड सी। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है या जो कंटूर है z माइनस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, आप पहले इसको देखें कि ये क्या बनता है। z माइनस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं, ये z x प्लस अयोटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 को मैंने सेपरेट कर दिया, प्लस अयोटा y को मैंने सेपरेट कर दिया, और प्लस अयोटा y को मैं y माइनस 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो, हाँ अब इसके बाद जो है ये मॉडुलस जो है हम किस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, ये जिस तरह हम लिखते हैं कि x प्लस अयोटा y मॉडुलस के किसकी इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है, अंडर रूट के। तो यहाँ पे x इसका जो रियल पार्ट है x माइनस 1 है, सो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y जो है यहाँ पे y माइनस 1 होल y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट, और राइट साइड पे 1 है, या अंडर रूट जो है उस साइड पे 1 है, तो आप स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो ये बनेगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर आप जो सर्कल का इक्वेशन होता है ये यहाँ पे अब यूनिट सर्कल नहीं है, क्योंकि कल भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि लेट सपोज अगर आपके पास यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल का इक्वेशन जो है वो हमेशा किस तरह बनता है, वो जो स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर, ये यूनिट सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये यूनिट सर्कल का इक्वेशन है। ये जो जनरल सर्कल का इक्वेशन होता है वो इस तरह नहीं होता, वो एक्चुअली वो मैं लिखता हूँ सर्कल इक्वेशन। सर्कल इक्वेशन जो होता है वो फुल होता है x माइनस x नॉट x माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 नहीं होता, ये यूनिट सर्कल रेडियस है, ये एक्चुअली ये होता है आर स्क्वायर। ये तो है सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। और इस सर्कल का जो फिर सेंटर होता है, सेंटर इसका x नॉट y नॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो x नॉट और y नॉट है ये इसका सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट। और रेडियस जो है इसका, रेडियस ये r इक्वल होता है यहाँ पे जो r है, ठीक है। ये एक्चुअली अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन, हाँ, अब अगर हम यूनिट सर्कल की बात करेंगे तो यूनिट सर्कल का x नॉट y नॉट 0 हो जाएगा, तो ये जस्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस जो इसका 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल आ रहा है सॉरी, ये है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x नॉट 1, x माइनस 1 स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये कि x नॉट जो है यहाँ पे 1 है, और y माइनस 0 स्क्वायर ये है y माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि y नॉट क्या है, 0 है, तो इसका सेंटर क्या बनता है, 1 0, और राइट साइड पे 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर अगर आप ले लें, यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँ तो रेडियस जो है इसका 1 है। ये जो है यहाँ पे इस केस में हमारे पास बन रहा है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, तो यहाँ पे उसने लिखा कि 1 0 जो है इसका सेंटर है। अब ये पॉइंट 1 0 कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस जो है 1 यूनिट और y एक्सिस जो है 0, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे होगा x एक्सिस पे 1 यूनिट तक, और इसका रेडियस 1 है, तो ये जो है 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट उधर 2 तक जाएगा, इधर ये 0 तक आएगा, इस तरह ये जो है 1 तक जाएगा, यहाँ पे नीचे भी ये 1 तक जाएगा। तो ये आपका जो है सर्कल है, जो क्लोज सर्कल है, क्लोज पाथ है। और सिंगुलैरिटी जो है, अब हमने देखना है कि यहाँ पे सिंगुलैरिटी क्या बनती है, और क्या वो सिंगुलैरिटी इस क्लोज्ड पाथ या इस सर्कल के बिटवीन आ रही है नहीं। सो जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास एक्चुअली ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है। अब फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन है हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे जी ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1, और नीचे है जेड स्क्वायर माइनस 1। लेकिन जेड स्क्वायर माइनस 1 को मैं a प्लस बी, a माइनस बी का जो फार्मूला है मैं लिख सकता हूँ z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सिंगुलैरिटी कहाँ पे बनती है, यहाँ पे एक z माइनस 1 है, z प्लस 1 है। अगर मैं यहाँ पे z1 पुट करता हूँ, यहाँ पे सिंगुलैरिटी z प्लस 1, z की जगह अगर मैं माइनस 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 प्लस 1 0 आएगा। बट माइनस 1 जो है वो इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि माइनस 1 जो है वो यहाँ पे कोई आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। सो इससे जो है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसको अब देखना है हमने z माइनस 1 को,
z माइनस 1 में अगर मैं z की जगह 1 को पुट करूंगा तो ये 0 बनेगा, और इस 0 पे अगर आप ये सिंगुलैरिटी चेक करें z इज इक्वल टू 1, ये z इज इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे इस सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी ये z0 जो है ये सर्कल इस z0 को इनक्लोज कर रहे हैं। सो आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि f ऑफ z को आपने रिकॉग्नाइज करना है कि f ऑफ z क्या है, और फिर उसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर में z माइनस z0 वाला टर्म होता है। सो यहाँ पे जो है z माइनस 1 इस पे सिंगुलैरिटी बनती है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 जब मैं पुट करूंगा तो ये जो है, और ये z इज इक्वल टू 1 इनसाइड दिस सर्कल या कंटूर आ रहा है। सो जो इसके अलावा 1 और z माइनस 1 के अलावा जो भी मैंने आपको कहा था फंक्शन होगा तो वो आपका f ऑफ z होगा, जो इस केस में z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 आ रहा है। सो z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड c एंड एनालिटिक पार्ट इन 2 is f of z is equal to z square plus 1 divided by z plus 1। ये जो है फंक्शन एनालिटिक फंक्शन, जिसको हम कहते हैं एनालिटिक पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, और यहाँ पे सिंगुलैरिटी है। अब आप जाके काशी इंटीग्रल फार्मूला को आप पुट कर सकते हैं, आपके पास अब f ऑफ z क्लियर है और आपके पास जो है z0 जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है वो भी क्लियर है। सो हमने इस इंटीग्रेशन को लिया है 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे हमने f ऑफ z को लिया है z इज इक्वल टू 1, तो z की जगह इसमें 1 रिप्लेस करें तो ये 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा। अब एग्जैक्टली यही g ऑफ z, यही फंक्शन अगर हम ले लें और इसको हम इंटीग्रेट करें अलोंग अ क्लोज कंटूर, जो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का z प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, तो इसमें क्या चेंज पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये चेंज होगा कि यहाँ पे जो आपका अब सर्कल होगा यानी z प्लस 1 है, तो z प्लस 1 में जो है एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका प्लस 1 आएगा, और ये y माइनस 0 एज इट इज आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे एक दफा क्योंकि यहाँ पे है z मॉड, ठीक है, z मॉड प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ z को x प्लस अयोटा y, ठीक है, x प्लस अयोटा y और प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप जो रियल पार्ट है उसको सेपरेट करें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो x प्लस 1 है इसको आप सेपरेट कर दें, x प्लस 1 और प्लस अयोटा, और y जो है इसको अगर मैं y माइनस 0 जस्ट अपने नॉलेज के लिए इज इक्वल टू 1, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसका जो x प्लस अयोटा y, तो ये बनेगा x प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, और प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बनेगा इज इक्वल टू 1, ये आपका सर्कल बनेगा। अब इसमें अगर आप सेंटर को देखें तो इसका जो सेंटर है वो क्या बनेगा, x नॉट y नॉट, ठीक है, सेंटर x नॉट y नॉट। अब यहाँ पे जो x प्लस 1 है जनरल फॉर्म के साथ आप इसको कंपेयर करें तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, x माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है, x माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है, तो ये x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि x नॉट जो है माइनस 1 है और y नॉट जो है वो 0 है, तो ये जो है इसका सेंटर बन रहा है इस सर्कल का। तो इसको जो है यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, अगर आप देखें इसका सेंटर मैंने यहाँ पे लिया है -1 और 0 पे, और 1 यूनिट तक है तो यहाँ पे 0 तक जाएगा, इधर -2 तक आएगा, और ये जो है हमारा क्लोज पाथ बनेगा जो इस -1 को इनक्लोज भी कर रहा है। अब आप फंक्शन पे आ जाए जी ऑफ z पे। जी ऑफ z आपके पास z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई z माइनस 1 इंटू z प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे अब सिंगुलैरिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे अब z इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1, तो ये 1 माइनस 1 मुझे 0 देगा, लेकिन 1 जो है वो इस क्लोज पाथ या इस सर्कल के दरमियान में या इसको इनक्लोज नहीं कर रहा, यानी 1 जो है वो यहाँ पे है और सर्कल या जो कंटूर है वो ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है इससे हमें कोई यहाँ पे नुकसान इसका नहीं हो रहा, z माइनस 1 एज इट इज हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि 1 पे ये हमें 0 देता है, अनडिफाइंड फंक्शन आता है, नॉन एनालिटिक आता है, और ये 1 इस क्लोज कंटूर के अंदर नहीं आ रहा।
और अगर आप ऊपर डेफिनेशन देखें या जो स्टेटमेंट है काश इंटीग्रल फार्मूला का, उसमें उसने ये कहा है कि जो z नॉट सिंगुलैरिटी पॉइंट है, अगर कंटूर c जो है इसको इनक्लोज कर रहा है, यहाँ पे जो 1 सिंगुलैरिटी पॉइंट है कंटूर c इसको इनक्लोज नहीं कर रहा, तो ये जो है यहाँ पे फाइन z+1 यहाँ पे मसला करेगा। यहाँ पे z इज इक्वल टू -1, अगर मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो -1 + 1 0 आएगा, और ये -1 जो है ये क्लोज कंटूर इस -1 को इनक्लोज भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपने पहचानना है कि z नॉट जो सिंगुलैरिटी वो क्या है। यहाँ पे उसने लिखा है कि जो सिंगुलैरिटी है z+1 इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू -1, सो -1 इज द सिंगुलैरिटी इन दैट डोमेन। तो ये इसमें डिफरेंस आ रहा है। और बाकी जो है फंक्शन आपका यहाँ पे z-1 आ जाएगा, जिस तरह प्रीवियस में यहाँ पे z+1 हमने लिखा था, यहाँ पे z-1। सो f ऑफ z जो है ये बनेगा z² + 1 डिवाइड बाई z-1। यहाँ पे जो है आप इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करें तो 2 पाई आयोटा f ऑफ z एट z इज इक्वल टू -1, और f ऑफ z आपको पता है कि क्या है, z² + 1 डिवाइडेड बाई z-1। z की जगह -1 रिप्लेस करें तो ये बनेगा -1, ये बनेगा 2 और नीचे आएगा -2, तो 2 और 2 को कैंसिल करें तो -2 पाई आयोटा आएगा। उसका आंसर जो है +2 पाई आयोटा आ रहा था, इसका आंसर -2 पाई आयोटा आ रहा था। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, एक फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है, लेकिन वहां पे 2 पाई आयोटा आ रहा था, यहाँ पे -2 पाई आयोटा आ रहा था। तो एक फंक्शन के दो डिफरेंट इंटीग्रेशन आ रहे हैं, और ये क्यों आ रहे हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द पाथ, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने एक और पाथ लिया था, यहाँ पे हम कोई और पाथ ले रहे हैं, और पाथ चेंज करने से इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है, और इसलिए फिर हम कहते हैं पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन। समझ आ रहा है? ये जो है हमने डिस्कस किया था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर टाइम जो है वो पूरा होने को है। एनी क्वेश्चन प्लीज। बाकी जो है इसमें जो क्वेश्चन है ये डेरिवेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये हम इंशाल्लाह ये हम अब वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर हम आगे जो है देखते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, अदरवाइज मैंने अटेंडेंस लेने के जी। मोहम्मद शादात खान, आज आप भी प्रेजेंट हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज। पता नहीं किस तरफ मोहम्मद शादात, आप मुझे सुन पा रहे हैं? समीउल्लाह, अटेंडेंस प्लीज दे दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर अटेंडेंस। समीउल्लाह, समीउल्लाह आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए, काइंडली इसको बता दें, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 जो है इसकी एब्सेंट है। फिर इसके बाद मुजम्मिल, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ अभी, मुजम्मिल प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट। मुजम्मिल, आप इस लेक्चर से पहले इस वीक में 3 लेक्चर हुए, आप तीनों में एब्सेंट है। फिर आप जो है 16 2 2 3 एंड 3 3 3 और लेक्चर आपके मिस है, और एक आपने फर्स्ट वीक में 1 आवर का लेक्चर मिस किया था। तो ओवरऑल आपके 7 लेक्चर मिस हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर अभी बता रहा हूँ, फिर बाद में आपने ये नहीं कहना। ठीक है, अनीस अहमद अब्बासी, आपका भी यही हाल है, आज भी एब्सेंट है अनीस अहमद अब्बासी। यस सर। ठीक है, एब्सेंट है। इसको काइंडली बता दें, सीआर आप इसको बता दें। समीउल्लाह, मुजम्मिल, अनीस, स्पेशली ये 3, और इसके बाद एक आता है मोहम्मद हंजला बिलाल और एक वकार अहमद खान। इसको आप सर हिजर 007 प्रेजेंट।